हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 19 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल है, सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस मैं बताऊंगी, फिर इंडिया बिल्डिंग फैसिलिटीज़ इन अक्साई चीन। ठीक है, तो अक्साई चीन को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। इसके बाद क्या मतलब वहाँ पे चल रहा है और कौन कौन से जो रीजन है अभी चीन के पास में है, क्या डिस्प्यूट है, वो सारा जानेंगे। इसके बाद अ लैंडिंग हैंड, तो ये भी एक आर्टिकल रिलेटेड है जो अभी रिसेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स है तो उनकी बोरोइंग्स को लेकर है। इसके अलावा अनकेयरिंग स्टेट्स, जो माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है, लेबर रिफॉर्म्स हैं, तो उससे रिलेटेड है। डिप्लोमेटिक जिजुत्सु जो है एट WHO। ठीक है, तो ये जो WHO में मतलब अभी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, इसके बाद से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, मोर देन 62 और अब 100 कंट्रीज़ ने जितनी अपना जो है असेंट दे दिया है एक तरह से कि वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर PM रिव्यूज़ रिस्पॉन्स मेजर इन व्यू ऑफ साइक्लोनिक अम्फान डेवलपिंग इन बे ऑफ बंगाल, तो ये पहली हेडलाइन है। साइक्लोनिक अम्फान के बारे में मैंने कल बताया था, ये एक इसको डिक्लेयर कर दिया गया सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म ये होगा। ठीक है, IMD ने बोला है जो येलो वार्निंग है वो अलर्ट हुई है। कल मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स बताई थी कि क्या क्या मतलब कौन सी एजेंसी नेमिंग करती है, तो वो आप कल का वीडियो ज़रूर देखना। आज मैं कुछ नया बताती हूँ कि जैसे जो येलो वार्निंग है, इसके अलावा एक ऑरेंज वार्निंग दी जाती है। ठीक है, ऑरेंज अलर्ट, और एक दिया जाता है रेड अलर्ट। तो जब येलो वार्निंग होती है इसको साइक्लोन अलर्ट भी बोलते हैं। तो मतलब जो आपके कोस्टल एरिया है आपकी कंट्री के रीजन का, तो वहाँ पे क्या होगा कि 48 आवर्स पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि वहाँ पे मौसम जो है ख़राब होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो ऑरेंज अलर्ट है वो 24 आवर्स पहले उसमें सूचना मिल जाती है मौसम से रिलेटेड, कोस्टल एरियाज़ में ऐसा ऐसा होगा। फिर रेड अलर्ट में भी जो साइक्लोन का जब लैंडफॉल होता है तो उसके बाद की जो मतलब जो उसके गति की दिशा होती है, स्पीड, उसके डायरेक्शन होता है, तो उसका पता चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अभी एट प्रेजेंट वहाँ पे जो टीम्स हैं NDRF की, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्सेस, तो वो 17 टीम्स वहाँ पे डिप्लॉयड की हुई हैं। और इसके अलावा वहाँ पे 11 लाख लोगों को, जब फ़ानी हुआ था ना, फ़ानी आपने पता होगा, यहाँ पे उड़ीसा के कोस्ट में ही वो आया था। ठीक है, फ़ानी, तो उस टाइम पे भी वहाँ पे 11 लाख लोगों को एवैक्यूट किया गया था, और अभी भी वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को इधर उधर स्थानांतरित किया गया है। तो इसके अलावा कल जो इसका जो नेम है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो अम्फान नेम है ये किसने दिया है? थाईलैंड ने। मैंने बताया था कि रोटेशनल बेसिस पे होता है, 8 कंट्रीज़ 8 लिस्ट रिलीज़ करती हैं, तो फिर वो नेमिंग होती है उनकी। ठीक है, इसके बाद का जो होगा निशाग्र, तो वो बांग्लादेश ने उसका नाम रखा है। इसके अलावा इंडिया के द्वारा जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? गति। ठीक है, तो गति जो दूसरे आने वाले साइक्लोन होंगे उसका नाम होगा। वो 8 कंट्रीज़ भी आपको मतलब बार बार पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर रिवीजन मैं बता देती हूँ। पहली बांग्लादेश, फिर इंडिया, म्यांमार, मालदीव एंड ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं। अभी जो अम्फान नाम दिया गया है थाईलैंड ने दिया गया है। ठीक, तो ये मतलब ज़रूरी था जानना। और मेनली जो ये जो तूफ़ान होते हैं, साइक्लोन होते हैं, वो कहाँ से मतलब आते हैं, मतलब अगर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो मेनली जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, जो लोकेशन दिखाई थी मैंने कल, तो वहाँ से ही लो प्रेशर जो जोन होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये आते हैं। और अभी और अलग अलग जगह पे, जैसे आपने हरिकेन हार्वे का नाम सुना होगा, हरिकेन हार्वे आया था, तो हरिकेन बोला जाता है जो मैक्सिको वाला जो रीजन है। ठीक है, मतलब USA वगैरह में हरिकेन बोलते हैं सेम साइक्लोन को। इसके अलावा जो वाइली वाइली या फिर विली विली होता है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में बोला जाता है। ठीक है, टाइफून बोला जाता है जो चाइना वाला जो रीजन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद होना मतलब पता होना चाहिए। COVID-19 रिकवरी रेट इम्प्रूव हुआ है 38.29%, and ICMR issues revised strategy for testing, and Delhi government allows flying of buses, taxi cabs, auto and e-rickshaws with certain restrictions. Remaining CBSE एग्जामिनेशन जो बच गए थे 10वीं और 12वीं के, वो अब 1 जुलाई को होंगे बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स शिकेतकर कमेटी, हाँ ये कमेटी मैं बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रिकमेंडेशन। अभी जो हाल ही में सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है,
तो क्रिएटिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये आता है कि कमेटी किससे रिलेटेड है तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है शिकेतकर कमेटी। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको ईपीसी मॉडल के भी बारे में बताऊंगी, हमारी कंट्रीज़ में किस तरह के मतलब मॉडल चलते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू सजेस्ट 12 पॉइंट्स फ्रेमवर्क ऑफ लिविंग ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, 12 पॉइंट्स न्यू नॉर्मल ऑफ लिविंग ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला है कि मतलब जो हमारा लिविंग हैबिट्स हैं और थोड़ा एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स लाइफ, तो वो चेंज होना चाहिए हमको, मतलब नेचर के साथ हार्मनी वाले जेस्चर शो करने चाहिए, है ना। नोइंग दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ्स आर इंटरकनेक्टेड, रैशनली एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एवरी मूवमेंट और एक्शन ऑन द स्प्रेड ऑफ वायरस। तो ये सारे कुछ उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से ये बोला है कि वो जितने भी वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं वही चीज़ देनी चाहिए, और फालतू में मतलब जो फेक न्यूज़ है उसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। उससे रिलेटेड जो है ही नहीं, आप बता रहे हो फिर भी कि वैक्सीन आ गई है, ये सब आ गई है, और उसको एज अ डिजीज़ ही मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसको आपने कैटास्ट्रॉफ बना दिया है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास वन चैनल विल इंश्योर रीच ऑफ इक्वलिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन टू फारदेस्ट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ऐसा एचआरडी मिनिस्टर का कहना है। कल ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक पोर्टल जो लॉन्च होगा उसका नाम क्या है, ई विद्या पोर्टल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई विद्या पोर्टल। अगर आप इसको एक टर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे, मल्टी मॉडल एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, ई कंटेंट्स के लिए मेनली। तो ये क्या करेगा कि जितने भी पोर्टल है मतलब ऑनलाइन एजुकेशन है, तो वो एक तरह से यूनिफाइड एफर्ट्स हैं ये, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन जो डिजिटल शिक्षा है, तो उसके लिए ये क्या है, एक ई विद्या ये पोर्टल होगा। इसमें मतलब एक टेलीविज़न में हर क्लास 1 to 12 के लिए क्या होगा, एक टीवी चैनल भी होगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें बोला जा रहा है, देखते हैं कब से ये होता है। इसके अलावा एक दीक्षा भी पता होगा, दीक्षा में मतलब यही है, वन नेशन वन क्लास, ठीक है, दीक्षा। तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी क्वालिटी ई कंटेंट के लिए। कल मैंने एक और चीज़ बताना था फिर वो भूल गई थी, मनोदर्पण, ठीक है, मनोदर्पण भी है एक। तो मनोदर्पण जो है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए है। किसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट, चिल्ड्रंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव था जो था नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, ठीक है। तो ये भी क्या था, ये भी लॉन्च हुआ था। ये मतलब सारे बच्चों के लिए था, ठीक है, सारे बच्चों के लिए मतलब जो 3 से और 11 साल तक के बच्चे हैं, और मोस्टली 4 करोड़ के जो मतलब 4 करोड़ तक के बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इतने एज ग्रुप के, ठीक है। 3 से 11 साल रखना है, और इसमें जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी होती है ना, तो वो सब बच्चों को होनी चाहिए। तो इस मिशन का आप नाम याद रखिएगा, नेशनल न्यूमेरेसी मिशन, ठीक है, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, ठीक है। तो ये इसका नाम है। इसके अलावा इंडिया बैक्स EU रेजोल्यूशन एट WHO फॉर इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोव इन कोरोना क्राइसिस। तो ये चीज़ है। और हाँ, तो शिकेतकर कमेटी के बारे में मैं बता देती हूँ। तो इनकी जो रिकमेंडेशन है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी क्या है, कर दी हैं इम्प्लीमेंट, और दीज वर रिलेटेड टू स्पीडिंग अप रोड कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है। अभी सेंटर हैज़ इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन टू आउटसोर्स रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट हैज़ बीन मैंडेटरी टू अडॉप्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट EPC मोड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़ रुपीज़। तो देखो हमारे अगर इंडिया में आपने PPP मॉडल नाम सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसके भी कई मॉडल हैं, बहुत सारे इसके मॉडल हैं। ये इंक चेंज कर देती हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो इसके जैसे अब एक आपने BOT सुना होगा, ठीक है, यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसके अतिरिक्त BOT टोल होता है, ठीक है, BOT टोल। फिर एक आपका होता है यही EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। फिर आपका ये BOT और BOT टोल को मिला के आपका एक HEM बनता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इक्विटी मॉडल, ठीक है, एन्युटी मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो इसमें मतलब जो पहले के 5 साल होते हैं उसमें जो 40% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट करता है, बाकी रेस्ट जो 60% होता है वो किसका, जो प्राइवेट डेवलपर्स वगैरह होते हैं तो वो करते हैं, ठीक है। अभी हम EPC के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो EPC मतलब क्या होता है कि
सारा मतलब एवरीथिंग, फिनेंसिंग से लेके जो रेवेन्यू कलेक्शन है, सब चीज़ जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ठीक है, सरकार के द्वारा ही सब चीज़ होता है, एंटायर फंडिंग भी प्रोजेक्ट की। और लेकिन बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, कि उसको एक मतलब सर्टेन टाइम लाइन दी जाती है कि आपको अपना प्रोजेक्ट इस इतने टाइम पीरियड में ख़त्म करना ही है, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ओवर रन हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो पेनल्टी भी लगती है। तो ये चीज़ होता है। तो लैंड एक्विजिशन टू जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं वो सब सरकार पूरे करती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, कि लैंड एक्विजिशन वगैरह करने में प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये था इसका। अब जो है मतलब इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स इक्विपमेंट मशीनरी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय डेलीगेटिंग enhanced procurement powers from 75 crores rupees to 100 crores rupees to BRO for domestic and foreign procurement। तो जो नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे प्रिसीजन ब्लास्टिंग, जियो टेक्सटाइल का यूज़ फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन, और पेमेंट्स के लिए जो बेसिस है प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट्स फॉर सरफेसिंग, ये सारे जो होंगे कंस्ट्रक्शन का मतलब इन्हांस करने के लिए इसका यूज़ होगा। इसके अलावा जो जितने भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन फास्टर फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ वर्क, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये सारे कार्यक्रम होंगे। स्टैचुरी जो क्लियरेंसेज है लाइक फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस आर ऑल्सो मेड पार्ट ऑफ अप्रूवल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया आपको ये। नेक्स्ट जो न्यूज़ है तो ये आपको दिख रहा होगा, चाइना इंडिया बॉर्डर टेंशन फ्लेयर्स अप इन गलवान वैली वॉन्ट लेड टू अनदर डोकलाम स्टाफ। तो आपको पता है कि डोकलाम में जब टेंशन हुआ था तो 72 डेज़ तक वो चला था डिस्प्यूट, इंडिया और चाइना जो ट्रूप्स है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार रिलेशन हो गए थे। लेकिन अभी हमारी रिसेंट में एक वुहान समिट हुई थी, है ना, पिछले साल। इसके बाद महाबलीपुरम में हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो इनफॉर्मल समिट थी वो हुई थी। तो इसमें काफ़ी ये मेजर लिए गए थे कि हम दोनों ही देश क्या करेंगे, एक दूसरे की पीस और ट्रैंक्विलिटी को क्या बरकरार रखेंगे, है ना। पर ये चाइना का ऐसा कहना है कि इंडिया ने क्या किया है, इस चीज़ को वायलेट किया है इसको। तो अभी वो गलवान वैली जो कि चाइनीज़ क्लेम करता है कि उनकी है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपने जो डिफेंस है मतलब मिलिट्री जो प्रोसेस है, ड्रिल्स वगैरह वो कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस फैसिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर इनटू चाइनीज़ टेरिटरी इनटू गलवान वैली रीजन। तो ये चीज़ बोला है। तो गलवान वैली रीजन मतलब चाइना का ऐसा कहना है कि हमारे देश में कोविड-19 के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या है थोड़ा टेंशन में भी हैं। तो डोमेस्टिक अटेंशन हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको एग्जैगरेट कर रहे हैं, तो काफ़ी बढ़ा रहे हैं ना। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट हमें गलवान वैली तो नहीं दिख पाएगी, लेकिन यहाँ पे ये जो नुब्रा वैली है इसी के आसपास है, ठीक है। अक्साई चीन देख लेते हैं। अक्साई चीन, जिसमें आपको पता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाद में जो आधा जो कश्मीर था वो पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे है, ठीक है। अक्साई चीन इज़ अ रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना एज पार्ट ऑफ जिनजियांग एंड इट्स जिनजियांग एंड तिब्बत ऑटोनमस रीजन, ठीक है, TAR बोलते हैं जिसे। क्लेम्ड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इंडिया क्या क्लेम करता है कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ये पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द लार्जर कश्मीर रीजन विच हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना। तो 1962 से ये डिस्प्यूटेड रीजन ये है अक्साई चीन, है ना। और वो पता होगा कि आपको मतलब अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो बात करें, तो पाकिस्तान का जो दो क्षेत्र थे ना, गिलगित और बलिस्तान, ठीक है, मतलब गिलगित और बलिस्तान जो है वो क्या है पाकिस्तान के नियंत्रित में। और ये वाला जो मैंने अभी अभी आपको रीज़न दिखाया अक्साई चीन, तो ये क्या है चीन के कब्ज़े में है। इसके अलावा एक शख्सगाम वैली भी है जो चीन के ही पास है, ठीक है। तो केवल अगर अब अभी हम एट प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो हमारे पास कश्मीर का 45% ही है, बाकी का जो है 35% पाकिस्तान के नियंत्रण में है, ठीक है, और बाकी का 20% जो है चाइना के कंट्रोल में है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में मतलब 3500 किलोमीटर की जो लॉन्ग बॉर्डर है। तो बहुत ज़्यादा 1962 में जब यही वॉर हुआ था तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट भी आए थे, जो आज तक हमारे बीच में टेंशन है। और अरुणाचल प्रदेश में वो क्लेम करते रहते हैं 90,000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, तो इसके यहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि ये उनकी यहाँ पे
टेरिटरी है, लेकिन अभी मतलब हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा ही मतलब हमने वो अगर हम अपने मैप में भी दिखाते हैं तो चाइना को उस पे भी आपत्ति होती है, ठीक है। और जो शक्शकाम जो वैली है तो वो भी उन्होंने 5000 वर्ग जो किलोमीटर है उस पे उनका चाइना का नियंत्रण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। और अभी मतलब बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है। अभी जो मैंने आपको पेंगसोंग जो लेक दिखाई थी यहाँ पे लद्दाख रीजन के पास में है ना, तो वहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, पेंगसोंग लेक। इसके अलावा जो नाकुला पास है, ठीक है, नाकुला पास यहाँ पे ही था वो, सिक्किम और भूटान के पास में, तो वहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। तो सारी जगह से मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जब वो हमारी वन इंडिया पॉलिसी को मानेगा तभी हम उनकी जो वन चाइना पॉलिसी है उसका भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो ये वाला मैप मैंने दिखाया था ना उस दिन, तो ये पाकिस्तानी कंट्रोल में गिलगित बाल्टिस्तान वाला, और ये जो मुजफ्फराबाद है तो ये यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा गिफ्टेड टू चाइना, अक्साई चीन जो था चाइना को गिफ्ट कर दिया था, ऑक्यूपाइड बाय चाइना सिंस 1962, इंडो चाइना वॉर। तो बस इतना ही था इस टॉपिक में। बाकी यहाँ पे जो कोविड ट्रैकिंग डैशबोर्ड है, हाँ जी, तो ट्रैकिंग इंडियाज़ कोविड कर्व अगर हम इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 33,000 केसेस हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब डबलिंग रेट भी है। दिल्ली का जो डबलिंग रेट है, और वो भी राजस्थान और वेस्ट बंगाल का सेम चल रहा है 15.27, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कंसर्न कॉशन ग्लिमर, तो तेलंगाना में टेस्टिंग लो है, टुक अ मंथ टू डबल, एंड बिहार केसेस लो स्टिल बट हैव डबल्ड इन अ वीक, क्योंकि माइग्रेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 4 में से 1 को बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हो सकता है। 50 केसेस इन 5 days, डबलिंग इन 67 days, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का था। अम्फान के बारे में बताई चुकी हूँ। इसके अलावा जो न्यूज़ है और देख लेते हैं क्या है। इन केरला फ्री ग्रॉसरी टू पीपल फ्रॉम APL कैटेगरी, ठीक है। तो जो अबव पॉवर्टी लाइन है उस कैटेगरी वाले लोगों को भी क्या मिल रहा है, फ्री ग्रॉसरी मिल रहा है। ये तो मैंने बताई दिया। इंडिया बिल्डिंग फैसिलिटी इन चाइना, अक्साई चीन, तो ये ग्लोबल टाइम्स की मैंने आपको दिखाई थी क्लिप जो थी अभी। सेंटर सेज स्टेट्स पावर नॉट बीइंग इंक्रोच, ठीक है। तो सेंटर ये बोल रहा है कि स्टेट के जो पावर्स हैं उसको मतलब कुछ भी ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि उनके पास क्या है, जो एग्रीकल्चर है मेनली, वो सब्जेक्ट है किसका है, स्टेट का है, और वो कर सकते हैं कोई भी मतलब अपना इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट ने बोला है कि सेंटर टू इंक्रोच अपॉन टेरिटरी रिजर्व फॉर स्टेट अंडर द 7th शेड्यूल, ठीक है। तो ऐसा कोई अटैम्प्ट नहीं किया गया है सेंटर्स के द्वारा। 7th शेड्यूल की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 246 है, तो वो क्या प्लेसेस करता है, एग्रीकल्चर in entry 14 and market and fairs in entry 28 of the state list, the APMC mandis where farmers bring their produce to sell through licensed commission agents, और अरहटियास जिनको बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग ऑपरेट अंडर द जुरिस्डिक्शन, मतलब वो जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन है तो उससे वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 301 है, जिसमें क्या बोला गया है, दैट डील्स विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। यानी कि जो भी मतलब व्यापार वाणिज्य इनका समागम है तो इसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, तो ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओवर द स्टेट्स है, तो इसमें क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू स्टेट टू माइक्रो मैनेज द पेंडेमिक इज़ वेलकम, ठीक है। तो ये मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं तो उनके साथ मिलकर राज्यों को काम करने की बात बोली गई है। तो इस आर्टिकल में बस ज़्यादा इतना ही था। लैंडिंग हैंड जो है, तो ये इसमें बोला गया है कि अलाउिंग स्टेट्स टू बोरो मोर इज़ वेलकम बट कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज बाय सेंटर शुड बी ईज, तो ठीक है, मतलब सरकार ने बोला है कि आप बोरोइंग कर सकते हो, लेकिन आपके कुछ मतलब 4 जो सेक्टर हैं, 4-5 सेक्टर, तो पहले आपको उसमें जो टारगेट है वो अपने अचीव करने होंगे, उसी के बाद आप एलिजिबल होंगे एडवांस जो एडिशनल बोरोइंग्स है उसके लिए, ठीक है। सरकार के जो रिफॉर्म थे वो किस में थे, जैसे आपको बताया जो वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें था। फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ से है, तो इनमें से 4 में से अगर स्टेट ने अगर अपने स्टेट में कुछ मतलब अच्छे टारगेट अचीव कर लिए तभी वो बोरिंग के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा स्टेट्स के पास क्या है, हैव द अथॉरिटी टू बोरो अंडर आर्टिकल
293(1), ठीक है, 293 का सेक्शन 1 के अंतर्गत इनको कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल थ्रू आर्टिकल 293(3), ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 293 का सेक्शन 3 के अंतर्गत है कि विच रिक्वायर स्टेट गवर्नमेंट दैट आर इंडेप्ट टू द सेंटर टू सीक इट्स कंसेंट बिफोर बोरोइंग। तो मतलब इसमें ये बोला गया है आर्टिकल 293 के 3 में कि सेंटर से मतलब आपको कंसेंट लेना पड़ेगा पहले अगर आपको कोई बोरोइंग्स करनी है, ठीक है। स्टेट को, राज्यों को कहाँ से बोरोइंग करने की मतलब अनुमति है, आर्टिकल 293(1) में इसका जिक्र है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें मतलब यही बोला गया है कि अभी पैंडमिक का टाइम चल रहा है और जो भी मतलब ये जो सारे ये लिमिटेशंस लगाई हैं तो ये अवॉइड करनी चाहिए थी। एंड जो फ्रंट लाइन में है जो स्टेट जो कोविड-19 पैंडमिक से जो फाइट कर रहे हैं, नीड टू बी अश्योर्ड ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज देने की अभी ज़रूरत थी। फेक व्यूज़ जो है ये जो स्टेडियम वगैरह हैं तो वो खाली हो गए हैं, तो वहाँ पे AR का और वर्चुअल रियलिटी, VR एंड AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं। जो ये कंपनियां हैं तो ये अपने लिए स्कोप ढूंढ रही हैं कि हम वहाँ पे मतलब एक तरह से वर्चुअली जो मासेस हैं उनको वहाँ पे कर दें और जो वो शोर वगैरह है फेक तरह से तो वो वहाँ पे चले, है ना, जो हूटिंग्स वगैरह होती है। लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो श्योरली मिस द चांस फ्रॉम द स्टैंड्स बट विल लर्न टू विद द साइलेंस अराउंड देम, है ना। तो ऐसा तो असली में कुछ होने वाला नहीं है अभी। द साइलेंट सेंटिनलीज जो है तो सेंटिनलीज, तो ये मतलब इन्होंने कपिल सिब्बल ने लिखा आर्टिकल, तो ये इसी पे लिखा है कि हमारे यहाँ पे जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं तो वो भी हैं। तो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव पे ही रिलायबल रहना है, क्योंकि हर टाइम पे तो एग्जीक्यूटिव जो है अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती है ना, कि हम सोचें कि वही बेस्ट कर रही है क्राइसिस के टाइम पे। बल्कि हमको क्या करना चाहिए, उनको आंसरेबल होना चाहिए, सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। तो यही सारी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, अनकेयरिंग स्टेट्स, ठीक है। तो चेंजेस प्रपोज टू लेबर लॉज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट मस्ट नॉट रिपील प्रोटेक्शन अकॉर्डेड टू वर्कर्स। तो देखो ये अरुंधति काटजू का ये आर्टिकल है, मुझे मतलब काफ़ी सही ये आर्टिकल लगा। इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत मेजॉरिटी जो लेबर हैं वो सारे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने क्या कर दिए हैं, अभी अपने जितने भी लेबर लॉज हैं तो किसी ने तो वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए हैं और किसी ने कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हैं, ठीक है। तो लेकिन जिन्होंने कुछ मतलब जैसे सस्पेंड करने के साथ साथ या फिर एबॉलिश करने के साथ साथ अमेंडमेंट करने के साथ साथ जो उनके वर्किंग आवर्स हैं किसी के वो बढ़ा दिए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, कुछ जो लेबर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं DPSP, तो वो उस पर उसके मुताबिक नहीं हो रहे हैं, जबकि ये इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए थे। मतलब लेबर्स के जो इंटरेस्ट हैं, श्रमिकों के जो हित हैं, उनका ध्यान सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज़ वगैरह जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह ओपन अप हो रही हैं तो जो लेबर शॉर्टेज है वो देखने को मिल रही है ना। लेबर ही नहीं है तो क्या वो काम मतलब कैसे काम चलेगा। इसके अलावा जो घर जाना है किसी को, तो अब जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट का आपने सुना होगा, अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि उन्होंने जितने भी ट्रेन्स हैं, स्पेशल ट्रेन्स, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कैंसिल कर दिए हैं। तो इस वजह से जो लेबर्स अपने जाना चाहते थे माइग्रेंट्स वगैरह घर पे, तो वो वहीं रह गए। तो ये एक तरह से क्या है कि मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, कंपेल टू वर्क कर रहे हो, मतलब कि आपको ज़बरदस्ती टू बी कंपेल्ड टू वर्क मतलब करवाया जा रहा है कि काम आपको करना ही करना है ना। तो ये आपका क्या करता है, वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। क्योंकि आपके आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है संविधान के, कि आपको क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, कि आप ऐसे ही शोषण नहीं हो सकता। और इसमें क्लैरिटी वाइज अगर मैं बताऊं तो इसमें प्रोहिबिटिंग लिखा हुआ है, क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैगर, ठीक है, आपको भीख नहीं मांगनी है, या फिर फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो फोर्स्ड लेबर भी टर्म है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कि मतलब आप जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे राइट टू फ्रीडम है या फिर राइट टू मूवमेंट है, 19(1) का जो D है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 19(1) D में क्या बोला गया है, 19 का सबसेक्शन D, इसमें ये बोला गया है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप वो कर रहे हो, मतलब इनका वायलेशन कर रहे हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी मतलब कुछ इस टाइप से ही एक्शन लिए थे कि ये सब किया था। और अगर हम यहाँ पे बात करें
आईआरसी की, ठीक है। आईआरसी क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, नवंबर 2019 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुए थे लोकसभा में। और लोकसभा की स्टैंडिंग जो कमेटी थी, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सीक्स टू रिप्लेस दी, ये सारे एक्ट को रिप्लेस करके एक बनेगा, यूनिफाइड कोड बनेगा, ठीक है। 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट विद अ यूनिफाइड कोड। तो ये चीज़ें मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस तो होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सारा आपका सब कुछ सुधर जाएगा। इसके अलावा देखो ये भी बोला जाता है हमारे संविधान के आर्टिकल 21, आपने सुना होगा क्या है, राइट टू लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। वो भी कैसे है, ऐसे ही नहीं, मतलब आपको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो इसका भी ये वायलेशन हो रहा है कि फोर्स लेबर आप जहाँ पे है, कोर्ट ने प्रोहिबिट किया है ये बाय आर्टिकल 23, इंक्लूडेड नॉट जस्ट फिजिकल फोर्स बट ऑल्सो द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने भी जैसे जो टेम्प्रेरी एग्जम्पशन किया है फॉर सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 के लिए, आने वाले कुछ सालों के लिए, 3 सालों के लिए, ठीक है। तो क्या वो मतलब उचित है कि वो अपने आप ही ये सारे जो हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट है 1976 का, है ना, सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट, जिसमें बोला जाता था कि टाइमली पेमेंट मिलेगा, तो वो सारे भी उन्होंने अभी के टाइम पे क्या कर दिए, एबॉलिश कर दिए, है ना। तो शुड द यूपी ऑर्डिनेंस रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट विच लॉज विल बी सस्पेंडेड। तो ये सारी चीज़ें कि जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, जिसकी गारंटी किस में दी जाती है, 19(1)(c) संविधान के, राइट गारंटीड अंडर 19(1)(c), ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये सबका ही वायलेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी जगह पूरी तरह से हेल्थ और जो वर्कमैन की मतलब जो काम करने के जो तरीके हैं, ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक को अभी मतलब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं दी जा रही है। मतलब यहाँ पे उस चीज़ की तो बात ही नहीं गई है, ये है ना, इंक्लूडिंग प्रोविज़न वर्कर्स एक्सपोज टू, जो हैज़ार्डियस कंडीशन में जो वर्कर्स काम करते हैं, उसके लिए कुछ बातें नहीं हो रही हैं। तो जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है डज़ नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमिनेंट। ये मतलब कुछ DPSP की बात की गई है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, नीति निर्देशक तत्व, कि आपको पता है कि वो इन्फोर्सेबल तो नहीं है ना, इन्फोर्सेबल, वो फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं किए जा सकते, लेकिन स्टेट और सेंटर को इस पर ध्यान देना होगा कि टाइमली वो क्या करें, इन सब चीज़ों को देखें, ठीक है। और जो आर्टिकल यहाँ पे मतलब कुछ आर्टिकल का मेंशन किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 39 का आपको पता होना चाहिए कि जो भी मतलब राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, तो इनके द्वारा कुछ नीति सिद्धांत दिए जाते हैं, तो उसके बारे में होता है। आर्टिकल 41 जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों का, उसमें क्या होता है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, ठीक है। 43 में कर्मचारियों को मतलब वेतन, ठीक है, वेजेस मिलते हैं जो कर्मचारी होते हैं, तो यही है इसमें इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा ये जो है डिप्लोमेटिक जो इट्स टू एट WHO, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से ये जापानीज़ सिस्टम है अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड फिजिकल ट्रेनिंग का, ठीक है, अनआर्म्ड कॉम्बैट। तो इसी वजह से यहाँ पे टर्म बहुत यूज़ होता है, डिप्लोमेसी में ये टर्म यूज़ होता है, जुजित्सु, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि यूनानिमस अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन सीकिंग अ प्रोब इनटू द ओरिजिन ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो जो WHO में वहाँ पे जो रिस्पॉन्स था, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है डिस्पाइट द ओपन ट्रेड सैंक्शन फ्रॉम चाइना। सबसे पहले जो है चाइना ने मतलब ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए थे, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने जो था चाइना का ओपनली रिस्ट्रिक्शन के बाद भी ओपनली अपोज किया कि नहीं, वहाँ पे प्रोब और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और बाकी के सारे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर दिया, ठीक है। इंडिया ने भी अभी बोला है कि ठीक है, हम भी मतलब चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। सबसे पहले WHO, और मेनली मतलब ये जो ओरिजिन है इसका, ये मनुष्यों में कैसे आया कोविड-19, ठीक है, तो इस चीज़ पे। इसके अलावा ये भी चाहते थे कि मतलब चाइना भी मतलब वहाँ पे इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी होनी चाहिए, लेकिन चाइना इसके लिए राज़ी नहीं है, ठीक है। तो वो सीधा सीधा मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कंट्री में आप नहीं आ सकते। और यहाँ पे ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, चाइना का मतलब नाम ऐसे ऑफिशियली यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है।
ये नहीं लिया गया। और यहाँ पे यही बोला गया है कि जो WHO है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। क्यों क्वेश्चंस उठते हैं? क्योंकि देखो WHO ने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट दिए थे, जिसकी वजह से USA ने भी उन पे जो फंडिंग्स वगैरह थी रोक लगा दी थी, है ना, कि वो मतलब प्रो चाइनीज़ स्टेटमेंट दे रहा है, क्लैरिटी नहीं की। अगर पहले ही वो आंकड़े बता देते तो काफ़ी कुछ ठीक रहती सिचुएशन, आज की तरह नहीं रहती है ना, इतनी मौतें नहीं होती। तो अब क्या हुआ कि मतलब WHO, और अगर हमें इनको मतलब ठीक तरह से इनको देखना है तो इसके लिए यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स ये दिए गए हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि WHO में ये क्या है कि जो WHO है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम पे मतलब फोकस करना होगा कि वहाँ पे मतलब जितने भी जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, नॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे एक यूनिफाइड हमारा एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, ठीक है, कि WHO का मतलब किस तरह से वो इंटरनली काम करेगा। दूसरी चीज़ है फंडिंग पे बात की गई है। फंडिंग मतलब कि अभी आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे सबसे ज़्यादा US का ही होता था, चाइना का सबसे कम यहाँ पे वो फंड करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जैसे जो वॉलंटरी जो फंडिंग होती है ना, डोनर वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो जो मतलब जो मेंबरशिप फ़ीस है वो इग्नोर कर दी जाती थी यहाँ पे, है ना, तो ये इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए अभी। तीसरा जो पॉइंट है ये बोला है कि WHO के जो एजेंडा होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लिमिटेड एजेंडा होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सारे मतलब मल्टीटास्किंग जो काम है, टू मैनी थिंग्स, वो एक बार में वो कर ले, है ना, तो ये सब वो तो कर ही नहीं पाएगा। अगर आप भी अगर अपने घर में झाड़ू पोछा खाना एक टाइम पे अगर बना रहे हो तो ये कुछ ना कुछ चीज़ में तो कमी हो ही जाएगी, या तो खाने में नमक ज़्यादा हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सफाई ठीक से नहीं होगी। मतलब सारे काम एक साथ नहीं हो सकते ना, तो आपको जैसे आपने अप्रोच अपनाई थी मलेरिया के टाइम पे या फिर स्मॉल पॉक्स के एलिमिनेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपने बहुत ही टारगेटेड बेस्ड अप्रोच थी, लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो उसमें मतलब सक्सेस रेट भी काफ़ी सही था। तो इस तरह से मतलब आप एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट इसमें बोले गए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। WHO नॉट चाइना बैक्स डाउन, ये वही है। यूरोप रीओपन्स मोर वाइडली टू स्लैवेज समर वेकेशन, तो अभी उन्होंने किया है यूरोप में, जैसे स्कूल भी ओपन किया तो वहाँ पे 70 केसेस आ गए स्कूल में, है ना, तो इस वजह से ये स्कूल वगैरह तो अभी ना ही ओपन करे तो सही है। नेपाल को भी चैन नहीं है थोड़ा, जो नेपाल है तो वो बार बार मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो हम अपना एक न्यू मैप रिलीज़ करेंगे जिसमें अपनी जो लोकेशन है उसको दोबारा से रीडिफाइन करेंगे, है ना। तो जो उनका क्या है, काला पानी और लिम्पिया धुरिया एंड लिपू लेक, है ना, अभी हमने जब वहाँ पे लिपू लेक से मतलब पिथौरागढ़ से लिपू लेक कैलाश मानसरोवर के लिए थोड़ा बेहतर तरीके से हम जा पाएँ, तो रोड वगैरह बनाई, तो उस वजह से ये डिस्प्यूट वहाँ पे हो गया है। कीपिंग ओल्ड शर्ट ऑन, तो ये मतलब जो हमारी टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा ये ड्रेस्टिकली ये हिट हुए हैं, है ना, क्योंकि मॉल्स वगैरह खुल नहीं रहे इतने टाइम से। अब लोग जाएंगे तो शॉपिंग वगैरह भी नहीं करेंगे। ट्रायल वगैरह में पहले लोग चेंज वगैरह करते थे कपड़े, तो अब पता नहीं क्या पता कोविड-19 पेशेंट ने पहना होगा। इसके अलावा जो जिन लोगों ने मतलब ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह की थी, ऑनलाइन शॉपिंग, तो वो भी कैंसिल हो गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है स्विगी पे चल रही थी, तो वो भी बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है। 1100 एम्प्लॉइज़ को जो है वो ले ऑफ करेंगे, ठीक है, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पे जो सलाइवा है तो ये बोला है कि वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। जो बॉल है ना, जब मतलब क्रिकेट में जो एक रेगुलेशन था टू बैन सलाइवा टू शाइन द बॉल हैज़ बीन पुट इन प्लेस बिकॉज स्पिटिंग ऑन द बॉल एलिवेट्स द रिस्क ऑफ द वायरस, ठीक है। तो प्लेयर्स कैन ओनली यूज़ स्वेट टू पॉलिश द बॉल, तो स्वेट यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।